guys, welcome back to my YouTube channel. In this video we are going to study about plasma protein. Okay, तो ये हमारे ब्लड की दूसरी वीडियो. ओके, प्लाज्मा प्रोटीन. हमारे प्लाज्मा प्रोटीन में सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन होते हैं. ओके, तो इनको सीरम एल्ब्यूमिन और सीरम ग्लोबुलिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे सीरम में सिर्फ प्लाज्मा प्रोटीन फिब्रिनोजन नहीं होता, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन होते हैं मोस्टली, इसलिए उसको सीरम एल्ब्यूमिन और सीरम ग्लोबुलिन बोलते हैं. और फिब्रिनोजन सीरम में नहीं होता. प्लाज्मा प्रोटीन ये तीनों होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन में. ओके, इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है? 7.3 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए. 6.4 टू 8.3 वेरी कर सकता है. ओके, सीरम एल्ब्यूमिन की वैल्यू ये है 4.7 ग्राम पर डेसीलीटर. ग्लोबुलिन के है 2.3 ग्राम पर डेसीलीटर और फिब्रिनोजन के 0.3 ग्राम पर डेसीलीटर. ओके, अभी इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में इसका ओरिजिन होता है मीसेनकाइम सेल से. ओके, और एल्ब्यूमिन सिंथेसाइज फर्स्ट एंड अदर प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज लेटर. सबसे पहले एल्ब्यूमिन सिंथेसाइज होता है, बाद में बाकी ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन सिंथेसाइज होते हैं. एडल्ट में इसका ये ओरिजिन कहाँ से होता है? एडल्ट में मेनली रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स ऑफ लिवर में इसका ये ओरिजिन होता है, सिंथेसिस होता है. प्लाज्मा प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड आल्सो फ्रॉम स्प्लीन, बोन मैरो, डिसइंटीग्रेटिंग ब्लड सेल्स एंड जनरल टिश्यू सेल्स. गामा ग्लोबुलिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम बी लिम्फोसाइट्स. ओके, अब इसके हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. तो पहला फंक्शन है रोल इन कोआगुलेशन ऑफ ब्लड. फिब्रिनोजन इज एसेंशियल फॉर द कोआगुलेशन ऑफ ब्लड. हमको बेसिक्स तो पता ही है कोआगुलेशन कैसे होता है. तो उसमें फिब्रिनोजन प्लाज्मा प्रोटीन में सबसे ज़्यादा रोल कौन प्ले करता है कोआगुलेशन में? फिब्रिनोजन क्लॉट करता है वहाँ पे. ठीक है, और अभी डिफेंस मैकेनिज्म में इसका रोल है. गामा ग्लोबुलिन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी बाय एक्टिंग एज एंटीबॉडी. एंटीबॉडी वो होता है जो कि एंटीजन, जो फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं उनके अगेंस्ट जो लड़ते हैं उसको एंटीबॉडी बोलते हैं. ओके, दीज प्रोटीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन्स. ओके, जो हमारी इम्यूनिटी में IG हम करके पढ़ते हैं ना, उसको एंटीबॉडीज़ को इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं. Antibody react when antigen of various microorganisms which cause disease like diphtheria, typhoid, streptococcal infections. ओके, ये जो भी डिजीज़ होती है, वायरल इन्फेक्शंस या डिजीज़ ये बैक्टीरिया से, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो होती है डिजीज़, उसको एंटीबॉडी एंटीजन के रूप में रिएक्ट करके उसको डिफेंस मैकेनिज्म में हमारी बॉडी को हेल्प करती है. ओके, अभी है इसका ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म. ट्रांसपोर्ट में एल्ब्यूमिन, अल्फा ग्लोबुलिन एंड बीटा ग्लोबुलिन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, एंजाइम्स एक्सेट्रा. ओके, हमारे बॉडी में जो भी हार्मोन्स, एंजाइम्स वगैरह रहते हैं उसको कौन ट्रांसपोर्ट करवाता है? एल्ब्यूमिन, अल्फा ग्लोबुलिन एंड बीटा ग्लोबुलिन. ओके, अभी है इसका रोल ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेनेंस में. जो कि हमारे ब्लड में ऑन्कोटिक प्रेशर होता है उसको मेंटेन करने में इसका आमतौर पर क्या है, कैपिलरी लेवल पे बाकी सब्सटेंस जो है एक्सचेंज हो जाते हैं ब्लड और टिश्यू में, लेकिन लार्ज साइज होने की वजह से प्लाज्मा प्रोटीन एक्सचेंज नहीं हो पाते, ये पास नहीं कर पाते कैपिलरी से. कैपिलरी की जो मेम्ब्रेन होती है वो बहुत पतली होती है और प्लाज्मा प्रोटीन साइज़ में बड़े होते हैं, इसलिए वो पास नहीं कर पाते. इसलिए क्या होता है इसमें ये ऑन्कोटिक प्रेशर जनरेट करते हैं. कोलोइडल प्रेशर यानी ये कोलोइडल प्रेशर ये होता है जैसे ये हमारी कैपिलरी और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसको कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं. इन ब्लड दिस प्रोटीन्स एक्सर्ट द ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ और कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, और उससे क्या करता है ये पास होने में हेल्प करता है इसको. एल्ब्यूमिन जनरेट 70% ऑफ ऑन्कोटिक प्रेशर. ओके, अब है इसका रोल इन रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस. प्लाज्मा प्रोटीन पर्टिकुलरली द एल्ब्यूमिन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द एसिड बेस बैलेंस इन द ब्लड. ओके, रोल इन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड. प्लाज्मा प्रोटीन क्या है, हमारे ब्लड को विस्कस बनाते हैं जो कि हमारे ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस में काम करता है. रोल इन एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट.
इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट क्या होता है अभी, ESR बोलते हैं उसको। हमारे ये जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं उस हमारे पूरे ही ब्लड को अलग अलग कंपोनेंट्स में सेपरेट करना, और उसमें से जो हमारे इरिथ्रोसाइट्स है, रेड ब्लड सेल्स है, वो हमारी नीचे सेटल हो जाती है, सेडिमेंट हो जाती है, उसको सेडिमेंटेशन बोलते हैं। ओके, अभी देख, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन एक्सेलरेट द टेंडेंसी ऑफ रोलेक्स फॉर्मेशन बाय द रेड ब्लड सेल्स। हमारे ESR करने में एक ये टेस्ट ट्यूब, इसमें ब्लड ले लिया, तो यहाँ पे पूरा रेड ब्लड सेल्स यानी RBC जमा हो जाती है, यहाँ पे प्लाज्मा, और ये अलग अलग कंपोनेंट्स में सेपरेट हो जाते हैं सेंट्रीफ्यूगल मैकेनिज्म से। ओके, तो रोलेक्स फॉर्मेशन बेसिकली क्या है, एक के ऊपर एक RBC का इकट्ठा होकर नीचे बैठ जाना। ओके, उसको रोलेक्स फॉर्मेशन बोलते हैं। इसमें ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन हेल्प करते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन में। ESR से हमारी बहुत सारी डिजीज़ का भी पता चल जाता है। ठीक है, अभी है रोल इन सस्पेंशन स्टेबिलिटी ऑफ RBC। अभी सर्कुलेशन के टाइम जो हमारे ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है ब्लड वेसल्स में, वो यूनिफॉर्मली सर्कुलेट करता है। वो किसके वजह से, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन की वजह से ही स्टेबिलाइज्ड रहता है, कहने का मतलब। अब है इसका रोल, प्रोडक्शन ऑफ ट्रेफॉन सब्सटेंस। ट्रेफॉन सब्सटेंस क्या है, ट्रेफॉन सब्सटेंस इज नेसेसरी फॉर नरिशमेंट ऑफ टिश्यू सेल्स in culture. Okay, these substances are produced by leukocyte from the plasma protein. ये ट्रेफॉन सब्सटेंस जो है टिश्यू सेल्स को नरिशमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ये कौन प्रोड्यूस करता है, ल्यूकोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स प्लाज्मा प्रोटीन के थ्रू प्रोड्यूस करवाते हैं। ओके, अभी है इसका रोल एज रिजर्व प्रोटीन। अब जैसे फास्ट वगैरह करते हैं, या फिर बराबर खाना खाने में नहीं आए, इनएडिक्वेट फूड है, या फिर इनएडिक्वेट प्रोटीन इनटेक हुआ है, तो फिर हमारे प्लाज्मा प्रोटीन उसको यूटिलाइज करते हैं एज अ लास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, प्लाज्मा प्रोटीन स्प्लिट होते हैं अमीनो एसिड्स में, किसके थ्रू, टिश्यू मैक्रोफेजेस के थ्रू, और अमीनो एसिड्स ब्लड में ब्लड के थ्रू सेलुलर प्रोटीन, ये जो हमारे मतलब एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अमीनो एसिड्स आर टेकन बैक टू ब्लड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी टू फॉर्म सेलुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल। ओके, अभी एक है प्लाज्मा फेरेसिस। अभी ये हमारे फंक्शंस तो हो गए कंप्लीट। ठीक है, अभी एक आता है प्लाज्मा फेरेसिस, इसको बोलते हैं विपल्स एक्सपेरिमेंट। इसको ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें क्या होता था, एक डॉग के अंदर से ब्लड लिया गया, फिर उसको उसके अंदर से प्लाज्मा प्रोटीन को सेपरेट किया गया, और सिर्फ RBC को सलाइन से वॉश करके वापस डॉग के अंदर डाला गया वो ब्लड। ओके, तो फिर अभी उसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन तो है नहीं, तो उसकी बॉडी क्या करेगा, अगर उसको डाइट में बराबर प्रोटीन्स दिए हैं तब तो उसका लिवर वापस 7 दिनों में प्रोटीन जनरेट कर देगा, प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, तब तो वो डॉग बच सकता है, उसके सर्वाइवल के चांस हैं। लेकिन जब हम ब्लड लेंगे, उसको वापस प्लाज्मा प्रोटीन से सेपरेट करवाएंगे, अभी उसका लीवर रिमूव करेंगे, और फिर वापस उसको अगर ब्लड री इन्फ्यूज करवाएंगे, तो क्या होगा, उसके पास ना तो लीवर है जो कि प्रोटीन जनरेट करे, भले ही हम उसको डाइट में कितना ही प्रोटीन दे दे, लेकिन वो प्लाज्मा प्रोटीन जनरेट नहीं कर पाएगा, और अल्टीमेटली डॉग की डेथ हो जाएगी। तो फिर ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया, क्योंकि पता करने के लिए कि प्लाज्मा प्रोटीन हमारे सर्वाइवल के लिए कितने इम्पोर्टेंट है। और प्लाज्मा प्रोटीन किसके थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, सिंथेसिस होते हैं लीवर के थ्रू। लीवर नहीं है तो प्लाज्मा प्रोटीन भी नहीं बन सकते। ओके, अभी इसके अप्लाइड फिजियोलॉजी देखेंगे। हाइपर प्रोटीनीमिया यानी नॉर्मल प्रोटीन लेवल से ज़्यादा अगर प्रोटीन बढ़ जाए तो उसको हाइपर प्रोटीनीमिया बोलेंगे। हाइपोप्रोटीनीमिया यानी नॉर्मल प्रोटीन लेवल से प्रोटीन कम हो जाए। हाइपर प्रोटीनीमिया कब होगा, डिहाइड्रेशन, एक्यूट इन्फेक्शन लाइक एक्यूट हेपेटाइटिस एंड एक्यूट नेफ्राइटिस, ल्यूकेमिया, अल्कोहलिज्म और रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। अभी हाइपोप्रोटीनेमिया कब होगा, डायरिया, हेमरेज, बर्न, प्रेगनेंसी, मालन्यूट्रिशन, सिरोसिस ऑफ लिवर। देखो लिवर से ही बनता है, अगर लिवर को ही कुछ हो गया तो फिर प्लाज्मा प्रोटीन नहीं बनेगा। क्रोनिक इन्फेक्शन लाइक क्रोनिक हेपेटाइटिस एंड क्रोनिक
नेफ्राइटिस। ओके, हाइपोप्रोटीनेमिया क्रोनिक कंडीशन, क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से होता है, लेकिन हाइपर प्रोटीनेमिया एक्यूट इन्फेक्शंस की वजह से होता है। तो ये थी हमारी वीडियो प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में। अगली वीडियो होगी हमारी आरबीसी के बारे में। ओके, स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।